आज जम्मू में फिर ड्रोन दिखाई दिए और उसके बाद गायब हो गए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच सेना ने करीब 50,000 और सैनिकों को सीमा पर भेजा है। भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीनी सीमा से सटे 3 अलग अलग इलाकों में सैन्य टुकड़ियों और विमानों को तैनात किया है। भारत ने इस वक्त चीनी सरहद पर करीब 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 सैनिकों की तैनाती के साथ साथ लड़ाकू विमानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। 1962 के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती है। पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर जिम्मेदारी संभालने वाली मथुरा की स्ट्राइक कॉर्प्स को तैनात किया गया है। हिमाचल और उत्तराखंड से लगे सेंट्रल सेक्टर पर भी एक डिवीजन तैनात है और इस डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिक होते हैं। और पानागढ़ की माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को दिल्ली के ईस्टर्न सेक्टर पर तैनात किया गया है और 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को ईस्टर्न सेक्टर पर तैनाती के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और इस खबर को ब्रीफ कर रहे हैं पवन मिश्रा। पवन, 1962 के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती है जवानों की। पवन, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में बातचीत करने को तैयार है, लेकिन रक्षा सूत्रों के मुताबिक चीन अगले दौर की बातचीत में देपसांग के मैदानी इलाकों में सेना के जमावड़े का मुद्दा नहीं उठाना चाहता। भारतीय सेना के पास देपसांग मैदान का ज्यादातर हिस्सा है, जबकि पीएलए मैदानी इलाकों के पूर्वी किनारे पर है। सूत्रों की माने तो भारत चीन सैन्य वार्ता के 12वें दौर की बातचीत के लिए पहल की जा रही है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। 22 फरवरी को सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद ये संकेत दिए गए थे कि इन फ्लैश पॉइंट से चर्चा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत और चीन की सीमाओं पर भी हलचल काफी तेज हो गई है। 12वें दौर की बातचीत की पहल तारीख तय नहीं है और पवन मिश्रा ब्रीफ कर रहे हैं। पवन, एलएसी पर बड़ी हलचल, जवानों की तैनाती तो दूसरी तरफ बातचीत को लेकर भी पहल हो रही है। बिल्कुल, बातचीत को लेकर इसलिए भी पहल अभी जरूरी हो गया है कि आने वाले जो सर्दी का जो मौसम है वहाँ सेनाओं के लिए बहुत तकलीफदायक होता है। और जो सैनिक, जैसे 50,000 सैनिक हमारी तरफ से वहां खड़े हैं और 50,000 सैनिक जो है चीन की तरफ से खड़े हैं, और लगातार चाइना जो है अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा करते जा रहा है। पेट्रोलिंग है, नई नई बेस वहां पर बना रहा है, कई गांवों को बसाने की कोशिश कर रहा है। जो तिब्बती समुदाय के लोग हैं, चाइना ने अपने तरफ से ऐसे लोगों को वहां पर भर्ती कर लिया है जो कि ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो कि चीन के लिए काम कर रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश है और जो कम से कम जो है उसका जो टारगेट है 100 गांवों को बसाने का। और इन सब इलाकों में जहां से भारत का इलाका और चाइना के इलाका का महज 1 से 3 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। तो बेसिकली जो गांव जो बसाने की कोशिश है, जो गांव बसाया गया है, जो अभी तक जो बसाया गया है, जो चीन के जो सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, उनके परिवारों को वहां पर रखा जा रहा है। और जो तिब्बती समुदाय के जो लोग हैं, जो चाइना में जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको भी जो है पूरी तरह से ये भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश है। तिब्बती समुदाय के लोगों को, जो बिजनेसमैन है, जो आने जाने का जो प्रक्रिया करते हैं कि वो रहे और पल पल की रिपोर्ट चाइना को दे और नए नए एयरबेस बनाने की कोशिश क्षमता है। तो ये जो 12वें राउंड की जो मीटिंग है, जो इससे पहले 11वें राउंड की जो मीटिंग खत्म हुई, शांति बहाल की बात किया गया था कि ठीक है, सैनिक हमारे आमने सामने रहेंगे, लेकिन सैनिकों की संख्या जो है कम नहीं रहेगी। लेकिन जो वहां पर जो घातक जो हथियार जो वहां पर रखे गए थे उसको पीछे किया गया था, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं किया गया, 8 से 10 किलोमीटर पीछे यहाँ पर। ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास, मेरे साथ मेहमान भी मौजूद है। परिहार सर, अब मेरा सवाल आपसे ही है सर, 1962 के बाद ये सबसे बड़ी हलचल है। भारत की तरफ से 50,000 जवानों की तैनाती की गई है। सर, क्या कुछ ऐसा है जो भारत को पता नहीं है या कुछ ऐसी हलचल है जिसके लिए हम अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं? देखिए, लास्ट ईयर जिस तरह का आक्रमण हुआ है उसके बाद में आपको डिप्लॉयमेंट तो करना ही था और वो हुआ है। और डिप्लॉयमेंट जो होते हैं उनको रोटेशन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ट्रूप्स जो है वो 8-9 महीने से ज्यादा टाइम के वहां है और उन्होंने एक सर्दियां वहां निकाल चुके हैं। तो रोटेशन होना बहुत जरूरी है। और चाइना का जो अभी एक्सरसाइज वगैरह उन्होंने की है और जिस तरह से वो तिब्बत में उन्होंने बुलेट ट्रेन भारतीय सीमा तक ले आए हैं, तो उसके बाद में आपको भी उसके मुकाबले में पूरा 1-to-1 डिप्लॉयमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूं कि चाइना जो है वो, जहां सवाल ईस्टर्न लद्दाख का, देपसांग, गलवान पे और बाकी जो प्लेन्स हैं, गोगरा एक्सेट्रा, उनपे वो अभी कोई निगोशिएट करेगा नहीं, उसको लटका के रखेगा। बिकॉज उसको वहां पर गेन मिल चुका है, उसको कोई लूज करने का कुछ है नहीं। अब उसकी अगली एक्टिविटीज जो हैं वो हिमाचल में, इधर कुमार के पास
सिक्किम में और अरुणाचल में के इधर पहले इधर भूटान में डोकलाम इत्यादि में वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसी वजह से हमें भी जो है हमारा माउंटेन स्ट्राइक फोर्स जो है उसको आगे लाना बहुत जरूरी है। ओके, और देवसांग पर बात चीन क्यों नहीं करना चाहता सर? तारीख तय नहीं है लेकिन देवसांग पर इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत करने के लिए। वो एक्चुअली पिछले 1 साल से हम लोग डिबेट में भी ये बात करते रहे हैं कि जो हमने 29-30 अगस्त की रात को चुशुल और उसके इलाके के आसपास जांगला हिल्स में कैलाश हिल्स, मगर हिल्स वगैरह को कैप्चर किया था और वहां पर हमने उनको पेंगांग त्सो लेक पे बढ़त लेने से रोक के हम अपर हैंड था। मगर देपचौंग, गोगरा और दूसरे इलाकों में चाइना डेफिनेटली हमसे ज्यादा बेटर पोजीशन में है और डीएसओबी पे उसका ऑब्जर्वेशन काफी बढ़ता गया है। अब नेगोशिएशन टेबल पे हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हमने पहले पेंगांग त्सो लेक का एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें कि जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उतना नहीं है जितना कि देपचौंग प्लेन का है, क्योंकि डीएसओबी और सियाचिन ग्लेशियर पे खतरा बढ़ जाता है अगर गलवान वैली और देपचौंग प्लेन पे चाइना अपनी पोजीशन मेंटेन रखता है। तो यही वजह उन्होंने, चाइना ने कहा कि पहले आप पेंगांग त्सो लेक का बात करिए फिर हम आगे करेंगे। एंड मुझे पता था कि 40 साल से जिस तरह से मैं चाइना को ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनकी यही हरकतें वो करते रहे। आपको उन्होंने बटावे में रख के पेंगांग त्सो लेक का जो कि उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, वहां उन्होंने हिल्स खाली करवा ली, जो मोल्दो इलाके पे उनपे खतरा आ रहा था वो उन्होंने खाली करा लिए। अब वो कहते हैं कि हम आपसे जो आपका हो गया वो ठीक है, अब बाकी पे हमें कोई निगोशिएशन नहीं करना है। ये तो हमारी जो एलएसी की हमारी परसेप्शन है उससे मैच करता है। लेकिन अब भारत सुनेगा नहीं सर, चाल को तो हम समझ चुके हैं, आप कुछ भी कीजिएगा अब नहीं चलेगी कोई चाल कि आप टेबल पर कुछ और, टेबल पर बातचीत कुछ और करेंगे और वहां पर बॉर्डर पर कुछ और हरकत करेंगे, ये तो कह नहीं चलने वाला। बस नहीं चलने वाला है, खाली तो उनको करना है। ओके, ऑलराइट सर, अश्वनी सर के पास मुझे जाना होगा। अश्वनी श्रीवास्तव सर, दिल्ली में जो हाई लेवल बैठक हुई है उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर में भी काफी एक्टिविटी नजर आ रही है और साथ ही एलएसी पर भी हमें हलचल काफी तेज नजर आ रही है, तो क्या कोई बड़ा प्लान भारत सरकार की तरफ से बना लिया गया है? अश्वनी सर, ओके, राठौर सर, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? अभी ये जो बातचीत और डिस्कशंस का सिलसिला शुरू हुआ है, आपका कहना सही है, अनुमान सही है कि जेएनके के ऊपर बात, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम हुआ, ये सारी चीजें, इधर तालिबान का जो हो रहा है, ये सारी चीजों को अगर एक सही परिप्रेक्ष्य में रख के देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान और भारत फोकस में आते हैं। और ये जो ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ हुआ है, जो चीन के बिगड़े बोल सुनाई दे रहे हैं, इन सब के पीछे कोई बड़ी साजिश, ये बड़ी पिक्चर है और इसके लिए भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। क्या कोई बड़ी आतंकी वारदात की तरफ ये इशारा हो रहा है सर, कि कुछ हथियार पाकिस्तान ने चीन से लिए हैं, उनका इस्तेमाल अभी हुआ है नहीं हुआ, इसका इनपुट नहीं मिला? ऐसा है, आप इस बात को 2+2 करके भी अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहले जम्मू के एयरबेस पे अटैक होता है, दूसरे दिन कालूचक में फिर ड्रोन्स दिखाई देते हैं और अभी आपके माध्यम से पता चला कि आज फिर कालूचक में दिखाई दे रहे हैं। इसके मतलब ड्रोन्स की बहुत संख्या यहाँ आ चुकी है, उनको वेपनाइज किया जा चुका है। तो ये टेररिस्ट के हाथ में एक ऐसा वेपन मिल गया है जिसकी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका वो इस्तेमाल कहीं करेंगे बहुत जल्द। क्या ये रिहर्सल बता रहे हैं सर आप? किसी बड़ी आतंकी साजिश की रिहर्सल नजर आ रही है क्या सर आपको? जी हाँ, ये ड्रोन्स के बारे में जो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन की जगह है। जिस जगह आपने कैमरा लगाया वहां पर आप एक्सप्लोजिव लगा दीजिए, जैसे जम्मू में लगाया, कल को स्टैंड ऑफ वेपन भी लग सकता है। तो उन्होंने जो किया, उनके पास ड्रोन्स हैं जिसमें 5-5 AK-47 राइफल और ड्रग्स वगैरह डाल के 20-25 किलो का भी सामान वो भेजते रहे। तो उनके पास कैपेसिटी है। आज के तारीख में मैं ये देख रहा हूं कि फिदाइन टेररिस्ट की जगह अभी ड्रोन पायलट्स ने ले ली है। अब टेररिस्ट का काम ड्रोन्स करने वाले हैं। तो एक नया डायमेंशन खुल गया है। 2019 में चिंतित होकर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, टेरर्स थर्ड डायमेंशन, और उसमें ये बात मैंने कही थी कि इसको
बहुत विचार करने की जरूरत है, इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। और वो चीज आज सामने आ रही है। ड्रोन की थ्रेट न केवल मिलिट्री के लिए, न केवल एयरफोर्स के लिए, बल्कि सिविल के स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के लिए भी उतनी खतरनाक है जितनी आप समझ रहे हैं। बिल्कुल सर। और अश्वनी सर, आप सही कह रहे हैं सर, देखना पड़ेगा। अश्वनी सर, अब भारत सरकार हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी होगी, जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा प्लान तो जरूर तैयार किया गया होगा। घर में घुसकर भारत मारता है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार भी कोई ठोस और बड़ी प्लानिंग जरूर की गई होगी। ऐसा नहीं है कि ये ड्रोन घूम रहे हैं आसमान में और हम सिर्फ देख ही रहे हैं इनको। बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखो, दोनों पॉलिसी हैं हमारी, डिफेंसिव भी ऑफेंसिव। पहले तो इसको हमने सोचना है कि ये जो ड्रोन कि मेनेस हो गया है, इसको किस तरीके से रोका जाए। और दूसरा है कि जहां से ये ड्रोन आए हैं, अगर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्वमेंट है तो उनको हमने कैसे पनिश करना है, तो इसका भी सोच विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको देखो पुलवामा के बाद बालाकोट और उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये मोदी की गवर्नमेंट है, इसका जवाब जरूर देगी पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी को। मगर अभी मेन मुद्दा ये है कि ये दर्शाता है, ये जो थ्रेट है ये बहुत बड़ी थ्रेट है। ये जम्मू में ही नहीं, ये कल दिल्ली में भी हो सकती है, ये किसी भी भारत के हिस्से में हो सकती है। और कोई इंस्टॉलेशन जो है बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, लाइक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ऐसे में भी ये एक प्रकार से खतरा पैदा कर सकते हैं। तो इसने तो एक नया चैप्टर खोल दिया, एक नया जो आपको थ्रेट परसेप्शन खोल दिया। और ये हमने जो पहले हमें मालूम था कि ये इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जब तक आपके घर में आग नजदीक नहीं आती, आप उसके लिए तैयार नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये खामी या कमी रहेगी। हम इतने ज्यादा तैयार नहीं थे, तभी तो मतलब आतंकवादी हमला करने के लिए ये नया हथियार मिल गया है, बहुत बड़ा हथियार है। और ये हथियार डिनाइबिलिटी भी है, आसान से ऑपरेट भी हो सकता है और उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये 4-5 चीजें हैं। ये एक चीप ऑप्शन है और जो पता नहीं चलता कहां से आया है, डिनाई कर सकता है, और जो इसका एक चला रहा है वो सेफ जोन पे बैठा हुआ है। और आज के जो ड्रोन हैं वो ऐसे भी आ गए हैं जो ऑटोनमस हैं, वो जीपीएस हैं, उनको आप एक प्रकार फीड कर दें, वो अपना काम पूरा करके ही। सर, कल मेरी बात इसी पर हो रही थी। जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो, ये पूरी तस्वीर जो दिखाई दे रही है ड्रोन की, जो साजिश की, उसमें सबसे बड़ा वार हिंदुस्तान की तरफ से करना होगा। वार ऐसे कि अभी तक हमें यह नहीं पता कि रिमोट कंट्रोल इसका कहां है, मास्टरमाइंड कौन है, इनका पता लगा के वहां पर वार करना होगा। सर, जो लॉन्चिंग पैड है उनको तबाह करने होंगे, उनको आकाओं को सबक सिखाना होगा, इकोनॉमी पर वार करना होगा सर, क्योंकि सस्ती टेक्निक तो ले आए ये, लेकिन क्या ज्यादा दिन टिक पाएगी? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये पूरी मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई हमारे अंदर स्लीपर सेल हैं और ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनके ऊपर भी आप बहुत जोरों से इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काउंटर मेजर निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है अगर पाकिस्तान और आईएसआई इन्वॉल्व है तो उनको एक सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहीं भी हो सकता है। अगर वो ये भारत की तरफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो भारत तो बहुत ज्यादा कार्रवाई कर सकता पाकिस्तान में, ये समझना चाहिए। भारत के अंदर तो कैपेबिलिटी है कि अभी बालाकोट जैसा ऑपरेशन भारत के अंदर बैठ के कर सकते हैं। हमारे पास रफेल हैं और हमारे पास यूएवी हैं, जो 9 रैपियर अभी हम अमेरिका से ले रहे हैं। और हमारे पास जो पुराने यूएवी हैं, जिस प्रकार से आपके लक्ष्य है, रुस्तम 2 है, वो भी बड़े काबिल हैं। और इसलिए भारत के अंदर क्षमता और काबिलियत है अगर पाकिस्तान को सबक सिखाने की। कोई सवाल नहीं है सर। और इस पे करेंगे। जो दहशतगर्द हैं, जो आतंकवादी हैं, इस गलतफहमी में ना रहें। और जवाब पहले भी दिया गया था और अब भी दिया जाएगा। राठौर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, मैं आपके कई वक्ताओं ने जो मिलिट्री यूज की यूएवी हैं और ये जो ड्रोन्स घूम रहे हैं, इनके बीच में तुलना की है। इन दोनों का सबब अलग है। जो ड्रोन्स हमारे पास हैं या किसी और देश के पास है, वो ड्रोन्स एयर डिफेंस वेपन सिस्टम से गिराए जा सकते हैं।
ये जितना भी अभी तक बताया कि ये ईरान का है, वो मारा गया, ये मारा गया, ये सारे एयर डिफेंस वेपन्स की जद में आते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके सिग्नेचर्स बड़े होते हैं। ये एक छोटा ड्रोन है, ट्री टॉप हाइट पे 100 फीट के अंदर भी उड़ाया जा सकता है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेंज में। ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है जितना घर में मच्छरों को कंट्रोल करना है। मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल जितना सर, घर में मच्छरों को कंट्रोल करना मुश्किल है, उतना ही इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और इसी पर काम करना होगा सर। परिहार सर, एक लाइन में आखिरी कमेंट आपका। परिहार सर। हाँ, तो ड्रोन जो है वो ये एक बड़ा थ्रेट है जो पिछले 2 साल से चल रहा है। हम लोग इस पे थोड़े स्लो हो गए हैं, अब हमें इसमें एक्शन करना ही होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये ड्रोन का जो जम्मू में जो चल रहा है, इसके पीछे कहीं चाइना की दूसरी साजिश ना हो कि वो सेंट्रल सेक्टर में LAC पे कुछ एक्टिविटीज करें। और तीसरा, तालिबान से जो पीस टॉक चल रही है अफगानिस्तान, उसमें भारत को बाहर करने की भी उनकी कोशिश है। तो आपको इसको पूरे एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। एक सिंपल छोटे ड्रोन को लेके आप फंसने की कोशिश मत करिए। और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसी नजरिए से और ऐसे ही इसको देख रही होगी और इसी के तहत प्लानिंग कर रही होगी। आप सभी का सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा आपने सुनी, जानी, और हमने तमाम जो कारण थे, तमाम जो कदम उठाए जा सकते हैं, उन पर बात की है। अभी जैसे ड्रोन आसमान में उड़ रहे हैं, LAC पर जो तैनाती हो रही है, चाइना की तरफ से जो हलचल हो रही है, तो ऐसे में भारत की नजर पैनी है और जल्दी इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।